Am I visible? Yes, sir. Good. इसको भी लगाना। दो तो फिर आपस में ये नहीं होंगे, टकराव नहीं होगा दोनों का। ठीक है। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है? शुड आई स्टार्ट? चेक कर लीजिए अतुल जी। एम आई विजिबल? चल रहा है ना? ठीक है। ये कोई अगर डायरेक्ट फेसबुक पे जाएगा तो उसको भी दिख जाता है क्या? जैसे हेलो हेलो, क्या उसका ये आ रहा है क्या? ग्रिप का इशू आ रहा है? आप वो कैमरे को बढ़ के, हाँ कंटिन्यू कर सकता हूँ मैं। तो आज के फेसबुक लाइव में सभी लोगों का जो है वो स्वागत है। और आप ये जानते हैं कि लगभग 2 से 3 वीक्स में जो है हम फेसबुक लाइव जो है वो करने का जो है वो हमारा प्रयास होता है, ताकि जो देश के जो वेरियस डेवलपमेंट्स है तो वो डेवलपमेंट्स जो है उनको हम प्रॉपर एक्सप्लेन कर सके। उस पर अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का जो है वो ऑफिशियल व्यू जो है वो दे सके, ये हमारा प्रयास होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रयास काफ़ी सफल है, क्योंकि हज़ारों लोग इसमें जुड़ते हैं और हज़ारों लोग जो है फेसबुक लाइव में जुड़कर जो है ये प्रयास करते हैं कि वो कुछ बातों को जो है वो जान कर ले, समझे। तो ये जो है एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है ये फेसबुक लाइव हमारे लिए, सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज जब हम फेसबुक लाइव कर रहे हैं तो उस फेसबुक लाइव में जो है वो लगभग आज कोरोना से जो है भारत की जो कुल केसेस है उसमें 10 लाख केसेस जो है वो आज क्रॉस हुई है। 25,000 से ऊपर जो है हमारी जो है वो केसेस जो है वो डेथ की हुई हैं। और पर डे डेथ और पर डे इन्फेक्शंस में लगभग हम फर्स्ट सेकंड पर चल रहे हैं, अमेरिका के साथ, ब्राज़ील के साथ। कभी अमेरिका में ज़्यादा केसेस आ जाती है, डेथ्स हो जाती है, कभी ब्राज़ील में हो जाता है, कभी इंडिया में हो जाता है। ऑलमोस्ट ऑल हम अभी अगर फ्रेश केसेस को देखें तो सेकंड नंबर पर है, और पर डे डेथ्स को यदि देखें तो हम डेली जो है वो फर्स्ट रैंक पर जा रहे हैं। फ्रॉम बैड टू वर्स्ट जो है हम लोग जा रहे हैं। और जिन भी लोगों का कोरोना में जो है वो देहांत हुआ वो सभी को हम आदरांजलि देते हैं। सभी डॉक्टर्स, नर्सेस और जो मेडिकल स्टाफ है, जो वार्ड बॉयज़ से लेके बाकी जो लोग हैं, जो म्यूनसिपैलिटीज़ में जो साफ़ सफाई के वर्कर्स हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं, बाकी इसेंशियल सर्विसेज में जितने लोग काम कर रहे हैं, वो सभी लोगों को हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। जिन लोगों की कोरोना की वजह से डेथ हुई उन्हें हम आदरांजलि देते हैं, उनके परिवारजनों के साथ हम दुख शेयर करते हैं। और फिर मैं ये कहूँगा कि भारत में आने वाला 2-3 महीने का पीरियड जो है वो अच्छा नहीं है। शायद ठीक 1 महीने के बाद हम 9 लाख से 10 लाख केसेस ऐड करेंगे अगर यही रेट से कोरोना स्प्रेड हुआ। और क्योंकि एग्जैक्ट मेडिसिन डेवलप होने में समय लग रहा है और शायद वैक्सीन आने में और भी समय लगे, इसलिए आने वाले 2-3 महीना जो है और जो है वो भारत में जो है वो तकलीफ़ के रहेंगे। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अपनी ना भूलें। आपका मास्क आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उसको प्लीज़ आप ना भूलें। सैनिटाइज़र को आप ना भूलें। 2 गज़ की दूरी यानी 6.5 फीट का जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करें। अभी कुछ नए रिसर्चेस इस तरह से भी आ रहे हैं कि लगभग जो है वो 239 साइंटिस्ट ने जो है कम से कम 40-50 देशों के साइंटिस्ट लोगों ने जो 0.5 माइक्रोन से नीचे के जो वायरसेस के जो स्ट्रेन्स है वो भी आइडेंटिफाई किए, जो काफ़ी देर हवा में भी रहते हैं। अगर कोई छींक ले, खांस ले तो उस परिसर में 10-15 मिनट तक जो है ये वायरसेस रहते हैं। ऐसे भी कुछ स्टडीज़ आई हैं। तो बिल्कुल अपने मास्क को ना छोड़े। यदि आप छोड़ेंगे तो यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू द रिस्क ऑफ बीइंग अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस। तो इसलिए जो है उसको आप जो है वो बराबर ध्यान में रखें। ठीक खाना खाएं, जो भी आप खा सकते हैं, जो भी अवेलेबल है। अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाएं, ठीक से नींद लें, गर्म पानी को पीते रहें।
तो मैं समझता हूँ ये कुछ प्रिकॉशंस है, और 2 गज की दूरी को जो है वो मेंटेन रखे 6.5 फीट की। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ प्रिकॉशंस है जिसमें हम कोरोना से जो है थोड़ा सा और इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन इसको रिमूव करने के लिए समय लगेगा, क्योंकि एग्जैक्ट मेडिसिन और जब तक वैक्सीन डेवलप नहीं होती है इट वुड टेक टाइम, क्योंकि कोरोना वायरस एंडेमिक हो गया है, यानी ये वायरस अभी हरदम के लिए मानव के साथ रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे वायरस है जो एंडेमिक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एंडेमिक वायरसेस होने के बावजूद जो है यदि उसकी प्रॉपर मेडिसिन आ जाए और यदि वैक्सीनेशन डेवलप हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि जितना प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं, तो जितनी सावधानी हम बरत सकते हैं वो बरतना चाहिए। तो मेरा ये पहला जो है आपका एडवाइस है। दूसरा, इस कोरोना त्रासदी के अंदर हम ये देख रहे हैं कि मोदी सरकार रिस्पॉन्सिबली एक्ट करने की बजाय फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मोदी सरकार जो है वो ठीक से एक्ट नहीं कर रही है, उसको वैसा रखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। अभी हमने देखा कि कोरोना वायरस के अंदर में जब कोरोना त्रासदी चल रही थी, जस्ट उसके स्टार्ट होने के पहले मध्य प्रदेश में सरकार गिराने की कोशिश की बीजेपी गवर्नमेंट ने। फिर महाराष्ट्र के अंदर में थोड़ा प्रयास किया, लेकिन जैसे तैसे जो है वो शिवसेना के साथ में जो है थोड़ा सा इनडायरेक्ट पैचअप होने से महाराष्ट्र में जो है वो गवर्नमेंट जो है वो नहीं गिरी। फिर जाकर जो है वो अभी राजस्थान में मोदी सरकार ने जो है वो सरकार को डिस्टेबलाइज करने के प्रयास किया। यानी हम ये देख रहे हैं कि कोरोना त्रासदी में भी जब कोरोना की समस्या को हल करने के लिए, एक तो ये बीमारी का, महामारी का जो इसकी जो समस्या है प्रैक्टिकली हेल्थ से रिलेटेड, दूसरी इसमें से उत्पन्न जो आर्थिक और सामाजिक जो समस्याएं निर्माण हुई हैं, इनको टैकल करने के बजाय जो है हम ये देख रहे हैं कि मोदी सरकार जो है और बीजेपी जो है वो जो है पर्टिकुलरली दूसरे जो पार्टीज़ की जो गवर्नमेंट्स है उनको जो है वो अस्थिर करने में, डिस्टेबलाइज करने में जो है अपना जो है वो प्रयास लगा रही है, उस पर अपना फोकस रख रही है, ना कि ये समस्याओं को ठीक ढंग से हल करने के लिए। पहला पॉइंट है जो हमारे नज़र में आ रहा है। दूसरा, जो बड़ा एक 20 लाख करोड़ का जो पैकेज जो कहकर डिक्लेयर किया गया, लेकिन उसमें जो एक्चुअल जो एडिशनल जो फिस्कल स्टिम्युलस था, वो फिस्कल बोरोइंग, यानी सरकार ने एक्चुअली जो है कर्जा लेके जो है जो कोरोना रिलीफ के लिए जो दिया वो 1.2% ऑफ द जीडीपी था, लगभग 2.25 लाख करोड़ से ज़्यादा थोड़ा सा वो पैसा था। जबकि कई देशों ने 4% से 5% फिस्कल स्टिम्युलस जो है अपने कंट्रीज़ में दिया। अगर हम 4 से 5% अगर भारत के नॉमिनल जीडीपी की यदि बात करें तो अभी भारत का नॉमिनल जीडीपी लगभग 200 लाख करोड़ है, और इसका अगर 1% पकड़ते हैं तो 2 लाख करोड़ होता है। तो अगर हम 5% की बात करें तो 10 लाख करोड़ का ये फिगर होता है। तो भारत के अंदर में जो एक्चुअल मोदी सरकार ने जो आरबीआई के जो पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी से जो पैसा निकाल के जो लोन्स में दिया, एमएसएमईज को दिया या बाकी सेक्टर को दिया, लेकिन जो एक्चुअल फिस्कल स्टिमुलस यानी डिमांड को पुश करने के लिए, इकोनॉमी को पुश करने के लिए जो उसने फिस्कल स्टिमुलस दिया वो केवल 1.2% ऑफ जीडीपी था। और उसके वजह से अभी ये रिपोर्ट्स फिर से आ रही है कि भारत के अंदर में इससे कोई बहुत बड़ा स्टिमुलस क्रिएट नहीं हुआ, बहुत बड़ा डिमांड क्रिएट नहीं हुआ, प्रोडक्टिविटी जो है वो देश की नहीं बढ़ी हुई है। और गोल्डमैन सैक्स ने ये प्रेडिक्शन किया है कि 5% ऑलरेडी हमारा जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। सिटी इंक ने जो है वो प्रेडिक्ट किया है कि हमारा जीडीपी 6% जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया है। जहां कोरोना वायरस जब शुरू हो रहा था उस क्वार्टर में 4.2% ऑफ द जीडीपी हमारा था। यानी यदि 5% हमारा जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर गया हो या 6% कॉन्ट्रैक्ट कर गया हो तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि 0% से नीचे हमारा जो है वो जीडीपी जो है वो नीचे आ गया। ये एक बात को हमें समझने की ज़रूरत है। दूसरा, वहीं जहाँ भारत का जीडीपी जो है 0 से नीचे आया है, और जो चाइना को लेकर जो पूरी दुनिया कह रही है कि चाइना की वजह से ये गलती हुई, उस चाइना के अंदर हम देख रहे हैं कि उसका जीडीपी इस क्वार्टर में 3.2% ऑफ जीडीपी से जो है वो प्लस में आ गया है। यानी जहाँ कोरोना की शुरुआत हुई वहाँ पर कोरोना की अगर डेथ की केसेस देखेंगे तो केवल 4,600 समथिंग केसेस चाइना में हुई। अगर आप टोटल इन्फेक्टेड केसेस देखेंगे तो लगभग जो है वो 84,000 केसेस केवल चाइना में जो है वो इन्फेक्ट हुई। अगर हम जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डेटा को यदि हम देखें तो वहाँ पर जो है लगभग 84,000 केसेस केवल है टोटल केसेस जो है, और उसमें जो है जो डेथ हुई है लगभग 4,600 समथिंग डेथ्स हुई है। वहीं हम देख रहे हैं कि भारत और अमेरिका
जो चाइना को केवल एलिगेशन करने में जो है वो लगे हुए हैं, वहाँ हम देख रहे हैं कि अमेरिका में 36 लाख से ज़्यादा जो है वो केसेस जो है वो हो चुकी है, और इसके साथ में जो है भारत के अंदर में 10 लाख से ज़्यादा केसेस हो गई है। और इस लिहाज से जो है मैं ये समझता हूँ कि चाइना का जो जीडीपी है वो प्लस में आ रहा है, और इसी वजह से जो है अभी हमको ये समझना होगा कि किस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। फिर बहुत सारी मोटी मोटी बातें हैं कि जो इंस्टॉलमेंट्स लोन की बात जो है जो मोदी सरकार ने की, तो एमएसएमईज को जो है लोन लेकर जो है फ़ायदा नहीं हो रहा है, वो लोन लेना नहीं चाह रहे क्योंकि डिमांड जो है वो डिमांड नहीं है, तो प्रोडक्शन क्या करेंगे, सेल क्या करेंगे, प्रॉफिट क्या जो है वो ठीक से कमाएंगे। तो इसलिए लोन का जो एक एस्पेक्ट था, जो सबसे ज़्यादा लोन का कंपोनेंट था, वो सक्सेस होते हुए नज़र नहीं आ रहा है इस दूसरे क्वार्टर के अंदर, जो सितंबर तक का क्वार्टर है वो। और उसके बाद जो है जो लोग गांव में गए, गांव में मनरेगा जो है, मनरेगा की रोज़ी के अलावा और कोई चारा नहीं रहा। मनरेगा में जो है बारिश में वैसे भी काम जो है कम हो जाते हैं। गांव में जो अंतर्राज्यीय जो मजदूर थे वो वापस जो है वो अपने गांव में गए। मनरेगा की उतनी रोज़ी गांव में नहीं मिल रही है। शहरों में कोई मनरेगा जैसा स्कीम ना होने की वजह से, और अभी तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है या सर्विस सेक्टर, पर्टिकुलरली होटल इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसके बाद में सिनेमा एंड फिल्म थिएटर्स है, इस तरह की जो बहुत सारी जो सर्विस सेक्टर्स हैं, उसमें जो है वो लॉकडाउन और अनलॉकडाउन की जो बहुत स्ट्रिंजेंट जो प्रोविजंस है, उसके वजह से यहाँ पर भी जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो गया है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कम हो गया है। इस तरह से इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्कीम like मनरेगा which is there in the rural sector, you see in the urban India ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है वो निर्माण हुई है। वहीं इस बीच मोदी सरकार ने ये कहा कि 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना जो है वो नवंबर तक देंगे। ठीक है, अप्रिशिएबल है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अगर ग्रामीण भारत में हम देखें तो 5 किलो चावल एक व्यक्ति के लिए सफिशेंट नहीं होता है। वहाँ पर लगभग जो है 10 से 12 किलो से ज़्यादा जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं उनको चावल या गेहूं 1 महीने में लग जाता है। 1 किलो चना जो है उसमें जो है पूरा महीने में जो है वो फूड नहीं आ सकता। इसके अलावा मैं बार बार कह रहा हूँ कि तेल है, नमक है, मिर्ची है, चीनी है, चाय पत्ती है, बाकी और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके लिए जो है उनके पास पैसा नहीं है। इस तरीके से जो है बहुत सारे लोग बड़े पैमाने पर सफ़र हो रहे हैं। उसके वजह से कहीं ना कहीं लोग परेशान हो रहे हैं। चोरी बढ़ रही है, डकैती बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है, सुसाइड्स बढ़ रहे हैं। इस तरह की तमाम जो फेलियर्स है वो फेलियर्स को हम जो है वो देख रहे हैं। लेकिन इसी बीच दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि दुनिया के कुछ अमीर लोग जो है वो अमीर हो गए, और भारत में अंबानी जो है वो अमीर हो रहे हैं। और जो है वो जो स्टॉक्स के अंदर में जिन्होंने पैसा लगा के जो वर्ल्ड के अंदर में बिजनेस को जो है वो स्प्रेड किया है, वो लोग कोरोना के अंदर दुनिया में जीडीपी नीचे जा रहा है, लेकिन ये लोग जो है वो अमीर हो रहे हैं। थॉमस पिकेटी ने इसके ऊपर में अपना जो लेटेस्ट बुक है कैपिटल एंड आइडियोलॉजी, जिसके विषय में मैंने फेसबुक के ऊपर भी जो है कुछ बहुत सारी पोस्ट को जो है वो कही है, तो इसका बहुत सारे जो रीजंस हैं तो थॉमस पिकेटी ने जो है वो अपनी किताब के अंदर जो है वो ये लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर में हम बात करेंगे कि अमीर हो रहा है और जो नीचे के 50% लोग हैं वो जो है उनके बीच में जो है एक खाई बनते जा रही है विषमता की, सामाजिक आर्थिक विषमता की। वो क्यों हो रहा है, ये क्या मॉडल है हाइपर कैपिटलिज्म का, इसके ऊपर में, या कॉन्टेम्प्रेरी कैपिटलिज्म का, इसके ऊपर थॉमस पिकेटी ने अपने नई किताब में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो उसके ऊपर में भी हम कुछ बात ज़रूर करना चाहेंगे। इस बीच में जो है हमने देखा कि कुछ इंटरनेशनल इश्यूज़ हो रहे हैं। चाइना और ईरान का जो है कुछ ट्रीटी होने जा रहा है जो ऑलमोस्ट ऑल लास्ट फेज़ में है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो ट्रीटी है। इस तरह से साउथ चाइना सी में अमेरिका जो है ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर जो है उस पर प्रेशर बनाना चाह रहा है चाइना के ऊपर। ये कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो ऑलरेडी जो है इतना क्राइसिस होने के बावजूद जो है कुछ इंटरनेशनल इश्यूज़ पर, जो इंटरनेशनल लेवल पर टेंशन्स भी निर्माण हो रहे हैं। ये कुछ जो है वो अहम जो है वो डेवलपमेंट्स हुए हैं। एक, भारत में मोदी सरकार की जो आर्थिक नीतियाँ हैं वो कोरोना त्रासदी से जो निर्मित जो आर्थिक और जो सामाजिक समस्याएं हैं उसको डील नहीं कर पा रही है। दूसरा, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में अमेरिका जो है अपने फेलियर्स को ध्यान देने के बजाय जो उसके देश में कोरोना का प्रिपरेशन तो अमेरिका ठीक से नहीं कर रहा है,
पर युद्ध के लिए अमेरिका जो है वो ज़्यादा प्रिपरेशन करता है। ये एक त्रासदी है और इस बीच में जो है इंटरनेशनल टेंशन भी थोड़ा सा जो है वो बढ़ रहा है और भारत के अंदर में बीजेपी की जो सरकार है वो जहां आर्थिक फेलियर्स के तरफ में उसका क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है, वहीं जो है वो जो है राजस्थान जैसे स्टेट में सरकार गिराने की तरफ जा रही है। और जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है, मध्य प्रदेश जैसे है, तो कल हमने देखा 2 दिन पहले जो है गुना जिले के अंदर में जो है राजकुमार और सावित्रीबाई जो अहिरवार है उनके परिवार को जो है जो खेती वो कर रहे थे किसी ज़मीन पर, जो ज़मीन जो है सरकार कहती है वो सरकारी ज़मीन थी और उस पर अतिक्रमण किया। और ऐसा सरकार का कहना है, इनका कहना है कि भाई लीज़ की ली थी और उस पर किया, उसको जो है जो अपने फसल को जो है करने में जो है खेती करने में पुलिस वालों ने तकलीफ़ दी, उन्हें मारा और फिर वो सुसाइड करने की तरफ गए। मैं समझता हूँ कि ये टोटली गलत है और जिन पुलिस वालों ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने ये काम किया है उनके ऊपर एट्रॉसिटी के तहत जो है वो मामले दर्ज होने चाहिए और क्रिमिनल केसेस जो है उन पर इन्वेस्टिगेशन करके जो है फाइल होना चाहिए। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के मध्य प्रदेश के जो उधर के जो टीम है वो वहाँ पर गए, उन्होंने कल वहाँ पर जो है रिप्रेजेंटेशन भी दिया। तो राजकुमार जी से मैं कहना चाहूँगा और सावित्रीबाई से कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए और न्याय के लिए लड़ना ये महत्वपूर्ण है। एपीआई के भी लोगों से मैं कहूँगा कि केवल मानवता को मानवता की दृष्टि से देखे और न्याय के लिए जो है वो तत्पर रहे लड़ने के लिए। ये जो है मध्य प्रदेश में उन लोगों ने मुझे बताया, मध्य प्रदेश के लोगों ने एपीआई के कि वो वहाँ गए, उन्होंने इसको डील किया, तो इसको अच्छे से डील करे और कानून के दायरे में जो भी बेस्ट पॉसिबल होता है वो तमाम अधिकारी इसके ऊपर में एक्शन होना चाहिए, इसके लिए इस केस को परस्यू करे। वहीं बिहार के अंदर हमने देखा कि नीतीश कुमार की गवर्नमेंट जो है वो मिड डे मील्स बंद करने की वजह से बच्चों को काम पर जाना पड़ा, कहीं पुल बने वो पुल गिर रहे हैं। यानी नीतीश कुमार की गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अब जो है गवर्नेंस का फेलियर जो है वो जो है सॉफ्ट चेहरा और गुड गवर्नेंस का जो चेहरा नीतीश कुमार का है वो ऊपर आ रहा है और ये जो है एक बड़ी सीरियस बात जो है वो नज़र आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि जो दलित लोगों के लिए इंग्लिश कोचिंग के लिए कुछ एक स्कीम बनाई थी वो भी जो है वो फेलियर हो रही है और उसमें भी बहुत बड़ा करप्शन निकल रहा है। तो नीतीश कुमार की जो सरकार है एक तो बिहार से गरीबी को दूर करने में विफल हुई है, विषमता को कम करने में विफल हुई है, सबका जो है समावेशक जो विकास है, सामाजिक न्याय के साथ जो समावेशक जो विकास है वो करने में जो है नीतीश गवर्नमेंट जो है वो फेलियर हुई है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले चुनाव जो बिहार में होंगे उसमें नीतीश कुमार को पॉलिसी अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया सिखाएगी और यदि चुनाव होता है और पब्लिक कैंपेन होता है तो मैं बिहार में आकर जो है वो पब्लिक पॉलिसीज़ क्या होती है और क्या पॉलिसीज़ को जो है वो अडॉप्ट करने से बिहार बदल सकता है, इसके ऊपर में जो है वो विवेचन करूँगा। इस तरह के काफ़ी इश्यूज़ जो है वो इंडिया के अंदर हो रहे हैं। बंगाल में भी चुनाव है, उसकी भी तैयारी बंगाल के लोगों ने करनी चाहिए और अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया जो पूरे देश में काम कर रही है वो अच्छे से काम करे, मानवता की दृष्टि से काम करे, न्याय के लिए काम करे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रखकर जो है वो काम करे। मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना कहना जो है वो काफ़ी होगा और वन बाय वन आप जब सवाल पूछेंगे तो आई वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर यू सी स्पेसिफिकली व्हाट आर द फेलियर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट। थैंक यू सर। काफी लोग हमारे फेसबुक लाइव को लाइक कर रहे हैं, ग्रुप्स में शेयर कर रहे हैं ताकि और लोग हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े और आपसे सवाल कर सके, उनके जवाब पा सके। इस तरह से हमारे साथी ये लोग इस प्रोग्राम इवेंट को ठीक करने में लगे हुए हैं। लेकिन सवाल में थोड़ा वीकनेस आ रहा है और ज्यादा अच्छे सवाल आते तो मुझे पूछने में थोड़ा आसानी हो जाती थी। फिर कोई बात नहीं, अतुल जी मेरे साथ में साइड में बैठे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है इसलिए वो फ्रेम में नहीं है, लेकिन वो आपके सवाल लेकर मुझे दे रहे हैं। तो आप सवाल टाइप कीजिए, जो ऑनलाइन है वहाँ नीचे कमेंट्स में टाइप कीजिए और थोड़ा क्वालिटी सवाल पूछिए ताकि जवाब ज़्यादा अच्छे आ सके। सिर्फ हलो हाई करने से जो है वो आंसर्स अच्छे नहीं आ पाएंगे तो टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो अतुल जी उसे देख रहे तो उनका ये कहना है कि क्वालिटी सवाल थोड़ा करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं अभी इस समय। सर अब्रॉड से गौतम खिलाड़ी जी जुड़े हैं सऊदी अरेबिया से, तो उनका कहना है, उन्होंने डायरेक्ट सवाल ये चाबार बंदर जो है प्रोजेक्ट जो है जिससे भारत अभी निकलने वाला है तो उसका इंटरनेशनल रिलेशन पे क्या असर देखते हैं आप भारत गवर्नमेंट? देखिए ऐसा है, सऊदी अरेबिया से हमारे साथी है
Gautam ji, welcome. Thanks a lot for asking this question from Saudi Arabia. And because you are from Saudi Arabia, I can reply this in Hindi. Otherwise, I could have replied it in English also for the convenience of the people if they are involved on this Facebook Live, so they can also understand in English all across the world. मैं ब्रीफ में दो बातें कहूँगा कि जो अभी का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है बेसिकली वर्ल्ड का, उसमें दो तरह के ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं. ये मल्टीपोलर वर्ल्ड तो है, लेकिन फिर भी दो ब्लॉक्स में ये बढ़ते जा रहा है. और ये दो ब्लॉक्स में एक अमेरिका का ब्लॉक है और दूसरा जो है धीरे धीरे चाइना का जो है वो ब्लॉक बनते जा रहा है. अमेरिका के ब्लॉक में ट्रेडिशनली नाटो कंट्रीज़, जो नाटो जो है वो सिक्योरिटी अलायंस है, ये हम लोग सब जानते हैं. तो नाटो की जो कंट्रीज़ है वो अमेरिका के साथ में है. फिर क्योंकि चाइना एक मेजर जो है वो ग्रेट पावर बन गया है और ग्लोबल पावर बनने की तरफ चाइना ऑलमोस्ट ऑल जो है वो जा रहा है. आने वाली ये डिकेड जो है वो चाइना अमेरिका को सरपास कर जाएगा और मिलिट्री पावर में फिर 35 के बाद जो है वो चाइना जो है वो मिलिट्री पावर में भी यूएस को सरपास कर जाएगा. अभी चाइना सेकंड लेवल का इकोनॉमी है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है. और अगर जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी में देखा जाए तो चाइना अमेरिका से आगे है. तो और एक्सपोर्ट्स में भी चाइना और प्रोडक्शन में भी अमेरिका से आगे है. लेकिन नॉमिनल जीडीपी में अमेरिका जो है लगभग $7 ट्रिलियन से जो है वो चाइना से आगे हैं. और मिलिट्री पावर में अभी भी अमेरिका जो है वो नंबर 1 पावर है. तो अमेरिका जो है, क्योंकि चाइना एक राइजिंग पावर है, उसको कंटेन करने के लिए अमेरिका ने अलायंस जो है वो डिक्लेयर किया है. अगर अमेरिका के सिक्योरिटी पेपर्स का यदि हम अध्ययन करें, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ का यदि अध्ययन करें, तो अमेरिका ने 4 कंट्रीज़ को एनिमी कंट्रीज़ बोला है. 4 जो एनिमीज़ डिक्लेयर किया है फॉरेन पॉलिसी के अंदर, वो है नंबर 1 चाइना, नंबर 2 रशिया, नंबर 3 नॉर्थ कोरिया एंड 4 जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को अमेरिका का एनिमी घोषित किया है. अब चाइना ने तो इस तरह से जो है वो कोई डिक्लेरेशन नहीं किया, लेकिन वो अमेरिका को अपना कॉम्पिटिटर नंबर 1 जो है वो मानता है. तो साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी या पैसिफिक में चाइना को रोकने के लिए अमेरिका ने इंडिया, उसके बाद में साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान जैसे छोटे कंट्रीज़ को साथ में लेकर अमेरिका चाइना को कंटेन करना चाह रहा है. चाइना इसके एवज में जो है वो जो इस्लामिक कंट्रीज़ है, इस्लामिक कंट्रीज़ का बहुत बड़ा जो ब्लॉक है वो पूरी की पूरी तरह ऑलमोस्ट ऑल जो है वो चाइना के साथ है. इवन सऊदी अरेबिया की भी जो पॉलिसीज़ है वो अमेरिका से थोड़ी थोड़ी दूर हो रही है. तो अमेरिका को टैकल करने के लिए जो चाइना का जो क्वाड्रा या पेंटा कहा जाता है ना, 4 लोग 5 कंट्रीज जो है, तो उसमें नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ है, ये चाइना का जो है वो ब्लॉक है. तो अभी जो ट्रीटी ईरान में जो होने जा रही है, ये बहुत बड़ी ट्रेड की ट्रीटी नहीं, जिसमें ईरान, क्योंकि अमेरिका के सैंक्शंस के बाद जो है ईरान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हुई और वो जो है उसको कोई कंट्री हेल्प करने के लिए तैयार नहीं थी. ऐसे समय में ईरान ने जो ट्रेड का ट्रीटी किया है चाइना के साथ, तो एक बहुत बड़ा बिजनेस दोनों कंट्री के अंदर बढ़ेगा. और बिजनेस जब बढ़ता है तो वहाँ ऑफकोर्स दूसरे इंडस्ट्रीज़ और जो सेक्टर्स है, जो वेरियस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है या सर्विस सेक्टर्स है, वो भी वहाँ पर बढ़ेंगे. तो एम्प्लॉयमेंट वगैरह उसमें बढ़ेगा. और साथ में एक मिलिट्री जो है उसके अंदर में पैक्ट है. तो ऑलरेडी ईरान जो है वो उसके क्वाड्रा में जो है इन्वॉल्व है, पाकिस्तान के साथ में और नॉर्थ कोरिया के साथ और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ. तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन है. इकोनॉमिक तो है पर स्ट्रेटेजिक भी डिसीजन है. और इंडिया जो चाबर पोर्ट को डेवलप कर रहा था दोनों तरफ से एज अ बिजनेस पोर्ट, जो गवादर पोर्ट जो है, जो सेपिक का जो प्रोजेक्ट है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से जो चाइना से डायरेक्ट रोड निकल रहा है और गवादर पोर्ट जो है वहाँ पर जा रहा है पाकिस्तान में, उससे चाइना का जो सामान साउथ चाइना सी से होते हुए, मलाका स्टेट होते हुए, इंडियन ओशन से फिर जो है वो स्यूज कैनल होते हुए यूरोप जाता था या अफ्रीका कंट्रीज़ में जाता था, उसमें लगभग 48 घंटे का समय जो है वो बचेगा. क्योंकि वो जो है लैंड से डायरेक्टली तिब्बत होते हुए वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से गवादर पोर्ट पर जाएगा. तो उस गवादर पोर्ट को टैकल करने के लिए इंडिया चाबार पोर्ट को डेवलप करना चाह रहा था, दोनों लिहाज से, एक ट्रेड के लिहाज से, दूसरा स्ट्रेटेजिक यानी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से. लेकिन अभी जो ईरान और जो चाइना के बीच में जो ट्रीटी हुई है, और ऐसा कह रहे हैं कि भाई इंडिया का पैसा जो
लगने में भी देरी हुई चाबार पोर्ट को डेवलप करने में। तो मैं समझता हूँ कि जो एक ब्लू वाटर नेवी को डेवलप करने के लिए जो इंटरनेशनल लेवल पर जो पोर्ट्स बनाने पड़ते हैं, तो एक बहुत स्ट्रेटेजिक जगह पे चाबार पे हम लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उसको हम मुझे नहीं लगता कि मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो टिकटॉक और 59 जो ऐप्स को इंडिया ने बैन किया है, उसका एक जवाब है एक तरीके से जो चाइना ने इंडिया को दिया है। ये इंटरनेशनल जो ट्रेड वॉर होते हैं और जो स्ट्रेटेजिक जो पॉलिसीज़ होती है, उसमें चाइना ने वन अपमैनशिप जो है वो कायम की है। और हमारा जीडीपी तो 0% से नीचे आ रहा है, लेकिन चाइना का जीडीपी जो है 3.2% से ऊपर आया हुआ है। इसका मतलब कि इंडिया की जो पॉलिसीज़ है, जो हमारी बिजनेस पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है, ट्रेड पॉलिसीज़ है, और साथ में जो सिक्योरिटी और डिफेंस की पॉलिसीज़ है, इसके कैलिब्रेशन में कहीं ना कहीं जो है हमारी जो है गलती हुई है और गलती हो रही है। इस बात को इंडिया को समझने की ज़रूरत है। और मेरा तो ये क्लियर मानना है कि अगर इंडिया और चाइना दोनों मिलके अगर पार्टनरशिप करे, इक्वल टर्म्स में करे, तो 21वीं शताब्दी ये जो है वो एशिया की होगी। और यदि एशिया की अगर शताब्दी 21वीं शताब्दी होती है, तो दुनिया की 62% आबादी जो एशिया में रहती है, उसका जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर आएगा, उसका जो है वो गरीबी कम होगी, विषमता कम होगी, और ये पूरे मानवों के लिए, मानव समाज के लिए अच्छा होगा। इट वुड बी गुड फॉर ह्यूमैनिटी इफ इंडिया एंड चाइना कैन डू अ पार्टनरशिप ऑन इक्वल टर्म्स. So the 21st century can be the century of Asia, and of course the West is already developed, so they can remain developed if they want, and if they can conduct in their own manner the affairs of economics and security and trade and all those things. Thank you. सर, देश भर से काफी साथी लोग जुड़े हैं, यूपी बिहार से लेकर तो नीचे कर्नाटक केरला तक सारे साथी लोग हमारे जुड़े हुए हैं। हेलो। अपने अपने सवालों को लेकर तैयार है। सर, इसी कड़ी में एक सवाल आया था, गुजरात के हमारे एक साथी ने पूछा था, उनका नाम मेरे से मिस हो रहा है, मिल नहीं रहा है, तो उन्होंने पूछा था कि मिड डे मील में उनको काफी सालों से 53 रुपीज पर डे के हिसाब से मिल रहा है इन लोगों को। तो इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं हो सकती गवर्नमेंट में कि कम से कम लिविंग वेजेस दिए जा सके एम्प्लॉइज को? नहीं, मिड डे मील्स तो जो है वो बेसिकली बच्चों पर खर्चा किया जाता है। उसके जो वर्कर्स काम करते हैं, यानी आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है, उनके विषय में कह रहे हैं। नहीं, ये दो बहुत बड़ी बात है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है और जो आशा वर्कर्स है, ये दो वर्कर्स ऐसे हैं जो लाखों की मात्रा में पूरे देश में जो है बड़ा कंस्ट्रक्टिव कम्युनिटी सर्विस करते हैं। यानी अगर हम आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स को यदि माइनस कर दे, तो भारत की बहुत बड़ी कम्युनिटी सर्विस जो है वो ढह जाएगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इनको जो है कोई भी लेबर लॉ के अंदर में ना तो ये एम्प्लॉयज़ है ना तो ये वर्कमैन है। तो ये जो है, जो दो डेफिनेशंस होती है लेबर लॉज में, कि एक एम्प्लॉयज़ को डिफाइन किया जाता है, दूसरा वर्कमैन्स को डिफाइन किया जाता है। तो ये दोनों डेफिनेशन में ये लाखों वर्कर्स नहीं है, और ये भारत की लेबर लॉ को जो है वो प्रॉपरली अमेंड करके जो है इनको जो है उस कैटेगरी में लाने की ज़रूरत है, तब जाके मिनिमम वेजेस उनको गारंटी हो पाएंगे। और मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार ने ये सरकार गिराने के बजाय और इधर ये जो उल्टी सीधे काम है वो करने के बजाय ये काम करना चाहिए, ताकि जो लाखों जो हमारे आशा वर्कर्स है और जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है उनको मिनिमम वेजेस गारंटी हो सके, उनको प्रोविडेंट फंड पेंशन जो है वो गारंटी हो सके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं समझता हूँ अगर अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार होती तो इस तरह का मेजर लेबर लॉज को रिफॉर्म करके इनके राइट्स को जो है और इनके वेलफेयर को गारंटी करती थी। काफी साथियों से सवाल आ रहे हैं प्राइवेटाइजेशन को लेकर, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है या फिर बाकी सेक्टर में भी हो रहे हैं, तो उसमें जो है एम्प्लॉयमेंट अफेक्ट हो रहा है। तो ये मोदी गवर्नमेंट किस तरह की नीतियों पे बढ़ रही है, क्या मॉडल देना चाहती है? देखिए, प्राइवेटाइजेशन जो है उसका सिंपल मीनिंग है, यदि आप इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, और पर्टिकुलरली मैं फिर बार बार थॉमस पिकेटी का जो बुक है वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो ये बुक जो है वो थॉमस पिकेटी का जो है, इसको यदि आप पढ़ेंगे तो आपको जो है इनइक्वालिटी जो है वो क्यों आ रही है दुनिया के अंदर में जो है वो ध्यान में आएगा, और इसके पीछे क्या सोच है ये भी आपको ध्यान में आएगी। इट इज़ कॉल्ड हाइपर कैपिटलिज्म। जो थॉमस पिकेटी ने कहा है कि हाइपर कैपिटलिज्म, या जिसको कंटेम्प्रेरी कैपिटलिज्म भी कहा जाता है, उसमें लाइजस फेयर की भी आइडियोलॉजी है। इन्होंने न्यू प्रोप्राइटेरियन आइडियोलॉजी करके जो है इसको कहा है।
तो प्राइवेटाइजेशन का एक ही मकसद है। क्या मकसद है? प्राइवेटाइजेशन का मकसद है पब्लिक प्रॉपर्टी को जो सरकार के अधीन है, लोगों के अधीन है, उसको निकाल के प्राइवेट को देना। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और ये पूरे दुनिया में हुआ। जब रोनाल्ड रीगन और मार्गरेट थैचर ने 1979 से जब ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई, उसके बाद पूरे दुनिया में हुआ। यहाँ तक कि चीन में भी ये बात हुई है, लेकिन चीन में पब्लिक प्रॉपर्टी का जो परसेंटेज है अभी वो 30% से थोड़ा ज़्यादा है, 31% के आसपास जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी अभी भी जो है वो चाइना के अंदर है। लेकिन भारत में हम देख रहे हैं कि अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का प्राइवेटाइजेशन करने की बात चल रही है, रेलवेज का प्राइवेटाइजेशन करने की बात चल रही है, पेट्रोलियम सेक्टर का जो है वो प्राइवेटाइजेशन करने की बात जो है वो चल रही है। और ये जो तमाम बातें चल रही है, एक तरफ तो मोदी सरकार कहती है, दो बातें कहती है, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये दो चीजें कहती है, लेकिन जो भारत के लोगों की संपत्ति है उसको निकाल के अंबानी को, अडानी को और टाटा को, मित्तल को जो है वो देने में जो है वो मोदी की सरकार लगी हुई है। तो ये जो है दो मुंही सरकार है। ये जो है, ये दो मुंही भी बोलना ठीक नहीं, ये 10 मुंह का सांप है। ये जो बीजेपी है ये 10 मुंह का सांप है। ये एक बात बोलेगा दूसरी बात करेगा, तो उस तरह की इसकी नीति है। तो आत्मनिर्भर भारत बोलते सही जो है प्राइवेटाइजेशन करना चालू किया रेलवेज का। आत्मनिर्भर भारत बोलते सही जो है जहाँ डिफेंस प्रोडक्शन हमारे देश में ज़्यादा होना चाहिए तो उसको जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का प्राइवेटाइजेशन की बात शुरू की। आत्मनिर्भर भारत बोलते से ही जो है वो पेट्रोलियम सेक्टर का जो है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का जो है प्राइवेटाइजेशन की बात जो है वो शुरू की है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मोदी जी है, तो ये मोदी जी जो है इज द डार्लिंग ऑफ द कास्ट कैपिटलिस्ट ऑफ इंडिया। मोदी जी जो है वो अंबानी के, अडानी के और इन लोगों के जो है वो प्रधानमंत्री है, वो देश के जो है वो लोगों के प्रधानमंत्री नहीं हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसा होता है तो भारत में विषमता और ज़्यादा बढ़ेगी और पर्टिकुलरली जो रिजर्वेशन से जो है जो बेनिफिट हुआ SC ST और OBC के लोगों का, वो जो है वो अफेक्ट करेगा। और अभी तो थॉमस पिकेटी ने अपने बुक में भारत के रिजर्वेशन की काफ़ी तारीफ की है कि भाई इससे जो है जो लोग डिस्क्रिमिनेटेड थे, जो बहुत विषमता थी, वो कम होने में मदद हुई है। तो मैं ये समझता हूं कि रिजर्वेशन की पॉलिसी को डाइल्यूट करने के लिए और देश की संपत्ति को अंबानी अडानी को ट्रांसफर करने के लिए ये जो है वो मोदी सरकार इस तरह का जो है वो स्टेप ले रही है। ये कंडेमेबल है। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया जो है इस नीति का टोटली अगेंस्ट में है। जो प्रॉफिटेबल जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है उनको बेचा नहीं जाना चाहिए, उनको और ज़्यादा अच्छे से मैनेज करके ऑटोनॉमी देके उनका जो है वो प्रॉफिट बढ़ाना चाहिए। और जो लॉस मेकिंग में जा रही है उसको प्रयास करना चाहिए 3 साल 4 साल तक कि उसको जो है वो प्रॉफिट में लाया जाए। और जब एकदम ही लॉस मेकिंग में चली जाए तब जाकर जो है फिर आखिरी में उसको सोल्ड आउट करने का जो है वो निर्णय लेना चाहिए। लेकिन वो जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है उसका पूरा प्रोसीड्स जो है, उसका जो पूरा पैसा है तो लोग पब्लिक पॉलिसी के ऊपर लगाना चाहिए ताकि जो है एजुकेशन है, हेल्थ है, हाउसिंग है, सोशल सिक्योरिटी है, इस तरह की चीज़ें जो है वो फुलफिल हो सके। तब जाके न्याय की जो है वो नीति होगी, तब जाके समानता की नीति होगी, तब जाके मानवता की नीति होगी। अदरवाइज अभी ये जो नीति मोदी सरकार कर रही है वो विषमता की नीति है, वो अन्याय की नीति है, अमानवता की नीति है। भारत के चंद लोग, जब 1980 में भारत में 10% लोगों के पास 25 से 35% केवल पैसा था, आज उन्हीं 10% लोगों के पास जो है वो लगभग जो है वो 55% जो है भारत के अंदर में जो है वो इनकम हो गई है। वेल्थ उससे जो है वो ज़्यादा है। तो ये क्या शो करता है कि अमेरिका में 47% जो है ऊपर के 10% लोगों के पास 47% वेल्थ है। भारत में ऊपर के 10% लोगों के पास 55% से ज़्यादा जो है वो वेल्थ है। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि विषमता के मामले में हम अमेरिका से ज़्यादा विषम है, विषमता के मामले में हम चीन से ज़्यादा विषम है, जहाँ पर केवल 42% जो है लोगों 10% लोगों के पास 42% जो है वो इनकम है। रशिया में जो है वो लगभग जो है 47% जो है वो वेल्थ है। यूरोप जो सबसे ज़्यादा विषमता कम है वो यूरोप में है, जहाँ 34% केवल जो है वो इनकम जो है वो ऊपर के 10% जिसको टॉप डिसाइल बोला जाता है उनके पास में है। और भारत में जो नीचे के 50% जो लोग हैं उनका जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो रहा है। अभी 15% भी जो है उनके पास में जो है वो इनकम नहीं बचा हुआ है। ये शो करता है कि जो बीजेपी की जो पॉलिसीज़ है
वो विषमतापूर्ण है और इसको जो है हम कंडेम करते हैं और इससे भारत का कोई बहुत उद्धार नहीं होगा। सर, आपने थॉमस पिकेटी को लेकर रिजर्वेशन की बात की थी। अभी हमारे एक साथी ने सवाल पूछा था कि महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर जी ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन SC/ST का निकाल देना चाहिए करके स्टेटमेंट दिया था, तो इसके ऊपर आपका क्या व्यू है सर? पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन रखने से या पॉलिटिकल रिजर्वेशन निकालने से कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। पॉलिटिकल सिस्टम जो है, इलेक्टोरल सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ कि भारत का जो चुनावी व्यवस्था है वो प्रातिनिधिक नहीं है। ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम विथ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड सिंगल वोट, ये जो है वो दुनिया में केवल 12 देशों में है। ट्रिनिडाड टबैको, जमैका, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज़ में है। फॉर्मर जो है वो ब्रिटिश कॉलोनीज़ में है। दुनिया की 100 से ज़्यादा जो कंट्रीज़ है वो मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम को जो यूज़ करती है। मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, यानी जिस पार्टी को जितना प्रतिशत मत है उसके उतने MP और MLA, और उसके साथ कुछ सीटें सिंगल मेंबर या डबल मेंबर FPTP में वो रखती है। तो भारत में पॉलिटिकल रिजर्वेशन रखने या नहीं रखने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। भारत के अंदर इलेक्टोरल सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। जो डेमोक्रेसी में वन मैन वन वोट जो दिया गया, वन सिटीजन जो वन वोट दिया गया है, उसकी वैल्यू वन नहीं होती जब तक इलेक्टोरल सिस्टम जो है आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। वन सिटीजन वन वोट वन वैल्यू जो है वो एक्चुअली इलेक्टोरल सिस्टम में जो है वो मल्टीपल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है, और माइनॉरिटी वोट्स की सरकार केवल पैसे और मीडिया को मैनेज जो है वो करने से जो है वो बन जाती है। दुनिया में इलेक्टोरल सिस्टम पे बहुत ज़्यादा स्टडी है। हमारी संविधान सभा में इस पर ध्यान नहीं दिया गया, और ये सवाल जब संविधान सभा में आया था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का, तो बगैर समझे सोचे समझे, बगैर इस पर रिसर्च किए इसको नहीं कहा। वो किसने नहीं कहा, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, इस बात पर जो है वो जिन लोगों को अध्ययन करना है करना चाहिए। तो प्रकाश अंबेडकर ने जी ने जो कहा उसमें बहुत ज़्यादा तथ्य नहीं है। जो है चुनावी व्यवस्था को बदलना ये इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए मैं 10 बिल बनाकर ऑलरेडी पार्लियामेंट को प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में लाने की जो है वो मेरी कवायद है, कोशिश है। अभी तो पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, जब आएगा तब आपके साथ में मैं इसके ऊपर में डिटेल में जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। सर, यमलेश वंजारी जी का सवाल था कि जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, तो हमेशा बीजेपी की तरफ से कोशिश की जाती है कि MLA MP को थोड़ा अपनी गवर्नमेंट बनाओ। इस तरह का वो बार बार मॉडल देश में ला रही है, तो ये किस तरह की राजनीति करना चाह रही है बीजेपी देश के अंदर? बीजेपी को एब्सोल्यूट पावर चाहिए। बीजेपी को सेंटर और स्टेट्स, यानी अमित शाह जी ने एक बार तो कहा था कि पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक, यानी 50 साल हम रूल करेंगे, जो वो उन्होंने कहा था। तो पार्लियामेंट से पंचायत तक हमारी गवर्नमेंट होना चाहिए। बात अमित शाह बोलकर दिखा चुके जब वो प्रेसिडेंट थे। उसी नीति के ऊपर में जो है वो बीजेपी चल रही है। बीजेपी ये चाहती है कि भाई मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी देश में ना रहे, डेमोक्रेसी केवल नाम के लिए रहे, लेकिन वन पार्टी रूल चाइना के तरह भारत में रहे, और वो वन पार्टी केवल बीजेपी रहे। ये उसकी नीति है। कहने के लिए लोकतंत्र रहे, कहने के लिए संविधान रहे, लेकिन एक पार्टी का जो है वो शासन रहे। ये बीजेपी की नीति है। इसको हमें समझ जाना चाहिए, और ये हिंदुत्व का मॉडल है। हिंदुत्व का अगर आप डिटेल में अगर पढ़ेंगे, यदि आप हिंदुत्व के ऊपर में चाहे आप सावरकर को पढ़ेंगे, गोलवलकर को पढ़ेंगे, हेगड़ेवार जी को पढ़ेंगे, या आप जो है बाकी के अभी जो सुदर्शन से लेकर जो है मोहन भागवत जी तक अगर आप पढ़ेंगे, तो आप ये पाएंगे कि ये जो है उनका थॉट है कि उनको जो पॉलिटिकल सिस्टम है, तो वो पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो यूनिटरी पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए। उसमें उनको फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम नहीं चाहिए, उनको सिंगल पार्टी रूल चाहिए, मल्टी पार्टी रूल नहीं चाहिए। उनको जो है वो स्टेट्स का जो संघीय प्रणाली है वो उसके अंदर में नहीं चाहिए, ताकि जो है RSS बीजेपी का मोनोपोली पावर के ऊपर रहे। और फिर वो जो हिंदू राष्ट्र का जो उनका जो संकल्पना है, जो केवल सांस्कृतिक नहीं है, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना ये केवल सांस्कृतिक नहीं है, इसमें बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल है और मिलिट्री है। ये तीन जो एस्पेक्ट्स है, इसको हम भूल जाते हैं कि हिंदू राष्ट्र में वो हिंदू राष्ट्र की जो पॉलिटी है, पॉलिटी यानी उसका जो टेरिटरी और उसकी जो गवर्नमेंट है वो एकाधिकारशाही की रहेगी। अर्थव्यवस्था इस तरह से की रहेगी कि जिसमें संचय जो है कुछ लोगों के हाथ में रहेगा, उसका वितरण नहीं होगा, पुनर्वितरण नहीं होगा सारी जनता के लिए। और मिलिट्री इस तरह से रहेगा कि इस्लामिक कंट्रीज के खिलाफ जंग की तैयारी रहेगी,
अगर कोई सोशलिस्ट कंट्रीज है और डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी है आगे, उनके खिलाफ जंग की जो है वो तैयारी रहेगी। ये हिंदुत्व का पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और मिलिट्री मॉडल है। केवल कल्चरल मॉडल को हम डिस्कस करते हैं, लेकिन बाकी के मॉडल पर उन्होंने ऑलरेडी अपने विचार समय समय पर दिए हैं, उनको समझने की जरूरत है। और इसीलिए वन पार्टी रूल लाने के लिए राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश कर रही है कांग्रेस की, बीजेपी। सर काफी सवाल आ रहे हैं हमारे पास में। हम उसमें से जो मोस्ट सवाल है तो वो उसी तरह से सवाल ले रहे हैं। तो एक सवाल ये भी था सर कि ये कोरोना के समय में एजुकेशन को लेकर एक सवाल था रोहित आर जी का, कि अभी ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर ज्यादा डिस्कस या डिबेट चल रहा है कि कैसे लोगों को दिया जाए। तो जो है विलेज में नेटवर्क का इशू हो जाता है, तो ऐसी कोई सिचुएशन पे कोई और मॉडल हो सकता था इसमें एजुकेशन पॉलिसी? नहीं, अभी तो आपके पास अवेलेबल नहीं है। एक तो डायरेक्ट तो आप देने में दिक्कत जा रही है, तो ऑनलाइन ही देना पड़ेगा। पर आपने कहा वो बात सही है, क्योंकि अभी तो हमारा 4G नेटवर्क भी नहीं है गांव के अंदर, मोबाइल्स नहीं है, लैपटॉप्स नहीं है। तो उसको पहले जो है वो जो डिजिटल इंडिया का प्रोजेक्ट है वो पहले पूरा किया जाना चाहिए प्रॉपरली, और फिर उसमें जो है कंप्यूटर्स और जो है वो मोबाइल्स दिए जाने चाहिए, तब जाकर ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती। पर मेरा ये मानना है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो नॉलेज और जो आपका जो एटीट्यूड है वो डेवलप नहीं कर सकता पूरी तरह से। ठीक है, ये टेम्प्ररी मेजर हो सकता है, या जो लोग स्कूलिंग या कॉलेजेस में पढ़े हुए हैं उनके लिए सपोर्टिव सप्लीमेंट्री कोर्सेस हो सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन से एक्चुअल नॉलेज और एक्चुअल जो एटीट्यूड है, जिसको लाइफ का बिल्डअप कहा जाता है, मेंटल फ्रेमवर्क जो कहा जाता है, जो सिटीजन बनता है एजुकेशन सिस्टम से, एक इंसान बनता है, वो नहीं बन सकता। तो मैं समझता हूँ कि इसका टेम्पररी यूज़ है या सप्लीमेंट्री यूज़ है, लेकिन ये पूरी एजुकेशन सिस्टम को जो है वो सप्लीमेंट नहीं कर पाएगा, आज भी नहीं, मैं समझता हूँ आने वाले समय में भी नहीं हो कर पाएगा, जब तक कि इंसान ट्रांसह्यूमनिज्म की स्टेज में नहीं जाएगा, जहाँ इंसान बायोलॉजिकली होमोसेपियन रहे और फिर उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग से उसके अंदर में कुछ मशीन्स के पार्ट लगाए जाए, और उसको जब तक कंप्यूटर से जो है आप इंटीग्रेट नहीं करते, जब तक आप ट्रांसह्यूमनिज्म की स्टेज में नहीं जाते, तब तक ऑनलाइन एजुकेशन आपको जो है वो कोई रेमेडी नहीं है परमानेंट। कर्नाटक से कांसी गायकवाड़ जी का सवाल था कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या इस तरह की इसमें 15-15, 20-20 साल से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है या वेजेस नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए कुछ सॉल्यूशन हो सकता है? लेबर लॉ में इसको अमेंड करने की ज़रूरत है, और सोल्यूशन तो परमानेंट ये है, और तब तक के लिए जो एजिटेशन करना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए, और हाई कोर्ट्स में केस डालनी चाहिए तब तक के लिए, और रिकॉर्ड फर्स्ट डे से पूरा इकट्ठा करना चाहिए। जहाँ सिग्नेचर्स मारी है, एक तो अपॉइंटमेंट लेटर्स को इकट्ठा करना चाहिए, फिर जहाँ जहाँ सिग्नेचर्स जो है वो पूरा करना चाहिए, सैलरी स्लिप्स को इकट्ठा करना चाहिए, ताकि कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस एस्टैब्लिश हो सके, और उसके आधार पर रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, एजिटेशन करना चाहिए, और कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में केस डालना चाहिए, और अल्टीमेट रेमेडी है इसका लेबर लॉस को अमेंड करना। विजय बौद्ध जी पूछ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू पैरेलल गवर्नमेंट एंड पैरेलल गवर्नेंस, व्हाट कैन वी डू फॉर वेलफेयर ऑफ पब्लिक विदाउट रूलिंग क्लास? No, you see, parallel government, parallel governance is a unique experimentation which has been designed by Ambedkarite Party of India. Till such time you're there in the government and you are having an opportunity to govern according to the policies declared in P2A2. This is very significant as far as Ambedkarite Party of India is concerned. This is the policy document P2A2. So till you get a chance to govern by forming the government, you can adopt the constitutional methods and the methods of human rights and the democratic methods, and you can work upon the constitution and law and the various public policies already in place by the governments of the day. And this is what you see we have designed through parallel government and parallel governance, but it is not a substitute to become the governing people. You will have to come to power today or tomorrow. In Ambedkarite Party of India should become a party of governance, if not today, tomorrow. So this should be our plan, and that is what we should always strive for. So it's only a supplementary thing, again I am saying, a supportive thing, but it cannot replace formation of government and governance according to the policies of Ambedkarite Party of India based on cosmic humanism. सुभाष चंद्र जी का सवाल था कि इतना बड़ा कोरोना जैसी महामारी है, अर्थव्यवस्था इतनी पीछे आ गई है,
और जो सैनिटाइजर है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने 18% जीएसटी लगा दिया है, तो ये कहाँ तक संयुक्तिक है? हाँ, तो ये तो दिमाग बताता है ना यही तो मोदी सरकार का दिमाग बताता है। इसलिए तो मैंने उनको कहा है ना, भोंदू भोंदू प्राइम मिनिस्टर, भोंदू जानता नहीं पार्टी, बीजेपी, बी से भोंदू, जे से जानता नहीं, पी से पार्टी। तो ये प्रधान भोंदू है, तो इनकी सरकार को कब क्या करना है, कहाँ क्या करना है, ये नहीं मालूम है। ये तो पेट्रोल को भी महंगा करके 3 लाख करोड़ रुपया कमा लिया सरकारों ने। तो ये तो उनकी नीति है, तो वो पैसा बनाएंगे, वो उनका वही नीति है, और बाद में अंबानी और बाकी लोगों को ट्रांसफ़र करेंगे। सर, यही कोरोना को लेकर एक सवाल था कि कोरोना के काल में लोग अपने घर की तरफ वापस लौटे हैं, तो उनको जो स्थानीय एक मनरेगा दिख रहा है कुछ, तो इसको लेकर कोई और अल्टरनेट पॉलिसी लोगों को डायरेक्ट कुछ पैसा नहीं, और डायरेक्ट तो बिल्कुल कैश तो देना ही चाहिए था। अभी ये चीन की इतनी बुराई की है, ठीक है, अभी वो हमारा कंपटीशन चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँ। चाइना ने भी अपने लोगों को पैसा दिया, और जापान ने पैसा दिया, ऑस्ट्रेलिया ने पैसा दिया, अमेरिका ने पैसा दिया, जर्मनी ने, फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रेलिया ने, कौन सी ऐसी कंट्रीज़ नहीं है, सारे कंट्रीज़ के लोगों ने अपने लोगों को अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से एडिशनल फिस्कल स्टिमुलस, यानी एडिशनल सरकारों ने बोरोइंग करके सेंट्रल बैंक से मोनेटाइजेशन ऑफ डेप्ट करके जो है वो पैसा दिया। तो भैया मोदी सरकार क्यों नहीं पैसा दे सकती? 2-4 हज़ार रुपये अगर दे दिया होता तो क्या दिक्कत थी? भारत के तमाम 80 करोड़ लोग लगभग गरीबी रेखा या उसके आसपास है, तो उनको अगर दे देते थे तो क्या दिक्कत होती है? कुछ कंट्रीज़ में तो अमीर लोगों को भी पैसा दिया वहाँ की गवर्नमेंट्स ने कि नहीं भाई आप रखिए, आप भी नागरिक है, और ऐसे समय में हो सकता है आपको भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, चाहे मान लीजिए आपको कोरोना के लिए कोई सेफ्टी मेजर्स ही लेना हो, चाहे आपको सैनिटाइजर ही लेना हो, मास्क ही लेना हो, उसके लिए यूज़ कर लीजिए, अगर और चीज़ों के लिए नहीं, पर आप रखिए, आप हमारे नागरिक हैं। तो ये तो ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसीज़ है, यूनिवर्सल पॉलिसीज़ है। अब मोदी सरकार उन लोगों को कहती है जो ऑलरेडी कर्जे में, उनको बोलती है और कर्जा ले लो, बिजनेस करो, फिर आप जो है फिर रिपे करो। तो ये तो जो है उनको और ज़्यादा जो है, एक तो पहले ही उनकी इनकम चले गई, फिर और उनको लोन में लाकर उनको जो है डेप्ट में ले जाना। तो मैं समझता हूँ ये सरकार को तो नीति बनाना ही नहीं आता है ना, ये तो अवनीति की सरकार है, इनको नीतियाँ नहीं बनाना आता है। सर, अभी आपने जब शुरुआत करे थे, आपने एमपी का जो घटना हुई थी उसके ऊपर काफी बात की थी, तो सर लैंड रिफॉर्म्स को लेकर कुछ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने पड़ी जमीन थी उसके ऊपर बिल्कुल करना चाहिए। सरकारी जितनी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन जितने लोग भूमिहीन हैं उनको 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ कम से कम जो ज़मीन है, और फिर उसमें इरिगेशन और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ये डेवलपमेंट के काम करना चाहिए। हर सरकारों ने जितनी सरकारी ज़मीन है उसको कल्टीवेबल वेस्ट, और मध्य प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा है, मध्य प्रदेश राजस्थान में बहुत ज़मीन पड़ी हुई है। तो वहाँ के जितने भूमिहीन है, चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट हो, चाहे वो DT&T के लोग हो, चाहे OBC के लोग हो, चाहे माइनॉरिटीज़ के लोग हो, चाहे जनरल कैटेगरी के लोग हो, सारे लोगों को जो है वो भूमि देना चाहिए। और वो जो है जहाँ भूमि अगर ना बचे तो वहाँ पर जो है कम से कम जो है वो वैल्यूएशन करके जो है वो 20-25 लाख रुपया जो है उनके बैंक अकाउंट में जमा करना चाहिए। भले उनको यूज़ करने के लिए ना दे, उसका FDs बना दे या सरकारी बॉन्ड के रूप में दे, उसका इंटरेस्ट उनको मिलते रहे, ताकि उनका जो लैंड का जो ये है वो कंपनसेट हो जाए। तो ये पॉलिसी जो है करने की ज़रूरत है, और ये पॉलिसी अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ऑलरेडी हमने इसको डिक्लेयर किया है। और मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में ज़मीन देने के बजाय जो बेचारे ज़मीन पर अपनी खेती कर रहे थे, ऐसे अहिरवार परिवार को साथ जो पुलिस और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, उनको जो है कानून के हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए। ये बात मैं क्लियरली कह रहा हूँ। सर, गुजरात से समीर चौहान जी का सवाल था कि हम API के लिए उधर ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमको कुछ और ट्रेनिंग की जरूरत है, जैसे कोई डिजिटल ट्रेनिंग वगैरह का कुछ हो सकता है पॉसिबिलिटी? अभी तो मैं जो कर रहा हूँ डिजिटल इंटरेक्शन है। ट्रेनिंग तो मेरा ये मानना है कि एक साथ ही दी जाती है, और मैं तो इस साल देने के लिए तैयार था बिहार इलेक्शन के बाद में, पर मुझे लगता है कोरोना में वो हो नहीं पाएगा। अदरवाइज़ मैं कॉस्मो ह्यूमनिज्म का ट्रेनिंग का मेरी तैयारी लगभग 60-70% पूरी हो गई है। बाकी चीज़ें जस्ट जो करना पड़ता है वो मैं आसानी से कर सकता था। हमारी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की टीम हमारे साथ में है, तो कॉस्मो ह्यूमनिज्म का ट्रेनिंग देने की मेरी ऑलमोस्ट ऑल इस साल तैयारी थी, पर वो कोरोना की वजह से शायद इस साल नहीं हो पाएगी। लेकिन जब भी ये फ्री होगा मैं ट्रेनिंग ज़रूर दूंगा। तब तक ये डिजिटल नहीं हो सकता, डिजिटल इंटरेक्शन हो सकता है। अगर आप लोग चाहे तो आजकल कुछ ऐप्स आए, उसके माध्यम से डिजिटल इंटरेक्शन हो सकता है, पर ट्रेनिंग नहीं हो सकती है। और लिटरेचर जो भी आपको है API का वो पढ़ना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया में जो भी लोग हैं, जो भी लोग अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया में आना चाहते हैं, उन लोगों को
ये P2A2, ये P2A2 जो है पॉलिसीज एंड इंट्रोडक्शन टू API एंड पॉलिसीज पाथ ऑफ अम्बेडकरिज्म एंड अनेक अंगोमग्गो और कॉस्मो ह्यूमैनिज्म, इसको थरोली पढ़ लेना चाहिए। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ये एकमात्र पार्टी है जिसका पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है और वेल प्रोक्लेम्ड है। वो कोई जो है उसको हमने कहीं छुपा के नहीं रखा है और डंके के चोट पर जो है उसको डिक्लेयर किया। और मेरा ये मानना है कि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के कंपैरिजन में भारत की एक भी पार्टी जो है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या पॉलिसीज में कुछ कम्युनिस्ट पार्टीज होती थी, बाकी पार्टीज का तो मैं नाम ही नहीं लेना चाहूँगा, वो कोई पार्टी API के पॉलिसीज के करीब नहीं आती है। और API इस मामले में यूनिक पार्टी है। तो जितने अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के ऑफिस बेयरर्स है या जो वर्कर्स है, उन लोगों को ये P2A2 को पढ़ना कंपलसरी है और इसको एग्री करके ही आपको पार्टी में रहना है, आपको पार्टी में काम करना है। ये कॉस्मो ह्यूमैनिज्म API के लिए सुप्रीम है। कॉस्मो ह्यूमैनिज्म से ये पार्टी अभी आगे जाएगी और इस लिहाज से P2A2 में वो चीज़ें डिक्लेयर्ड है। आपका लीडर आपके आगे है। इन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको API में आना है और उसको थरोली जो है वो डेवलप करना है। अदरवाइज चॉइस इज योर्स। सर, छत्तीसगढ़ से भानु प्रताप सिंह कोया जी का सवाल था कि वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर आदिवासियों की जमीन हड़पने के लिए बजट सैंक्शन किया जा रहा है, कुछ रास्ते बनाने की बात चल रही है। तो इस तरह से अगर आदिवासी की जमीन अगर ले लिया जाए तो उनको काफी दिक्कतें हो सकती है। तो इसके लिए वो क्या करे उधर? नहीं, ये तो आपको पहले से पढ़ा हुआ है। सब जितने अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया में लोग हैं और ट्राइबल जितने हमारे ऑफिस बेयरर्स है और कार्यकर्ता है, मुझे बड़ी खुशी है कि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया में आदिवासी बहुत ज़्यादा हैं और मैं अपने आप को बड़ा फॉर्चुनेट मानता हूँ कि ट्राइबल लोगों ने मुझे सबसे ज़्यादा जो है वो लव और अफेक्शन दिया। और इस लिहाज से जो है मैं भी अपने आप को ट्राइबल ही मानता हूँ एक तरीके से, क्योंकि सब लोग ट्राइबल ही थे। शहरों में आने के पहले जो है, मोहनजोदारो हड़प्पा के पहले जो है वो सभी आदिवासी थे। चाहे आज भले अपने आप को कोई कहता हो कि हम शहरों में आ गए, हम ये हो गए वो हो गए, लेकिन जब हम दुनिया का इतिहास पढ़ते तो हम सब आदिवासी ही थे। तो इसलिए जो है मैं आदिवासी जो सभ्यता है और जो संस्कृति है उसको जो है वो बहुत ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि ये निसर्ग पर आधारित है, प्रकृति पर आधारित है, ये मानवतावाद पर आधारित है और ये समानता पर भी आधारित है। तो ट्राइबल जितने शेड्यूल्ड एरियाज़ में जो है या नॉन शेड्यूल्ड एरियाज़ भी हो, तो ग्राम सभाओं को करना चाहिए। ये बात मैं बार बार कहते रहा हूँ। और ग्राम सभा करने के लिए कोई कलेक्टर की ग्राम सभा की राह देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहला काम तो जहाँ ग्राम सभा नहीं बनी है तो जो गांव का जो सचिव होता है, जो ऑफिसर होता है पंचायत का, उसको जो वोटर लिस्ट में जितने लोग हैं उसमें से जो है वो 15-20% लोग जो है नोटिस दे दे कि भाई ग्राम सभा का कॉन्स्टिट्यूटिंग करो। फिर ग्राम और नोटिस निकाल लो, उसको पंचायत के ऊपर लगा दो। फिर आप जो है फॉरेस्ट वालों को वो नोटिस दे दो, आप जो है वो रेवेन्यू वालों को नोटिस दे दो और पंचायती राज वालों को नोटिस दे दो। आपके जो भी ऑफिसर होंगे, SDO होंगे या आपके CO होंगे या आपके उधर मान लीजिए DFO होंगे, उनके हिसाब से जो भी आपका डेजिग्नेशन होगा उसके हिसाब से दे दीजिए। और उसके बाद में जब ग्राम सभा का निर्माण हो जाए तो एक अध्यक्ष हो जाएगा, 15 लोगों तक की कमेटी बन जाएगी। उसके बाद में ग्राम सभा का एक रजिस्टर होगा, सिक्का होगा और उसके बाद ये ग्राम सभा खुद नोटिस निकाले कि भाई हमको ये विषय पर ग्राम सभा करनी है। और जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई रोड आ रहा है, तो खुद जो है वो ग्राम सभा करे और उसमें विषय लिखे, विषय नंबर 1, 2, 3, और जो है इसका 15 दिन का कम से कम नोटिस निकाले। फिर वो नोटिस पंचायत के ऑफिस पर चिपकाए, फिर जो है वो SDO को दे, CO को दे, फॉरेस्ट वालों को दे, पंचायती राज वालों को दे, और अगर पुलिस से रिलेटेड चीज़ें हैं तो SP को दे, कलेक्टर को भी दे दे। तो इस तरह से देकर जो है फिर ग्राम सभा उसको करे और उस पर पूरी ग्राम सभा जो है वो हाथ उठाकर जो है वो कहे कि भाई हम इससे एग्री करते हैं या ना करते हैं। ग्राम सभा की मीटिंग के पहले साइन ली जाए, ग्राम सभा के निर्णय के बाद जो है वो साइन ली जाए और उसके बाद में वो जो है उस पर ग्राम सभा का जो अध्यक्ष है वो अपना सिग्नेचर और सील लगाए। और ये जो जितने ऑफिसर मैंने बोला वो सबको जो है वो दे, ताकि जो है वो ग्राम सभा का प्रस्ताव जो है अब वो सरकार को मानना जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसके बाद यदि सरकार उसको नहीं मानती है तो आप जो है वो गवर्नर के पास में उसको रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं या हाई कोर्ट में भी उसको लेकर जा सकते हैं। तो ग्राम सभा का प्रोसीजर करना बड़ा महत्वपूर्ण है, चाहे शेड्यूल्ड एरिया में हो, ट्राइबल एरियाज में हो, चाहे नॉन शेड्यूल्ड एरियाज में भी जो
गांव है जो आदिवासियों के नहीं है, वो भी ग्राम सभा करके इस तरह के निर्णय लेकर जो है वो सरकारों को दे सकती है।